पहला क्वेश्चन जो कि आज का इस सीरीज का 101वां क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वह मृदा जल आ जाओ, कह रहा है वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। मतलब आप सबको पता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रोसेस में पौधे करते क्या क्या हैं, तो आप सबको मालूम है कि सपोज दैट ये आपका कोई प्लांट है, ये मृदा है या मतलब मिट्टी है, धरती है, ठीक। तो पौधे क्या करते हैं, मृदा से जल और खनिज तत्व लेते हैं। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, वो पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, तो आप बताओगे कि पौधे खनिज तत्व और जल जो है वो मृदा से प्राप्त करते हैं। एटमॉस्फेयर में CO2 गैस मौजूद है, पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और आप सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, तो आप बताओगे कि क्लोरोफिल की सहायता से अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सवाल यह उठता है कि कौन सा है वह मृदा जल, कौन सा है जो पौधों के लिए। तो जो जल ये मृदा से और पौधों में जा रहा है, ये जल कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये गुरुत्वीय जल है, ग्रेविटेशनल वाटर है, या केशिका जल है जिसको आप लोग कैपिलरी वाटर कहते हैं, या असंजक बल है, या फिर यौगिक जल है, असंजक जल या यौगिक जल। सवाल यह है कि पौधों में आपने एक केशकात्व का नियम पढ़ा होगा फिजिक्स में आप लोगों ने केशकात्व का नियम, जैसे घर में आपके जो है ढिबरी जलती थी, जानते हैं ना, तो वो कैसे जो है जल ऊपर खींचती थी, या जो लैंप जलाते थे आप लोग, लालटेन जलती थी, उसमें जो उसके डिब्बे का जल होता है वो जहां फ्लेम होता है, फ्लेम तक कैसे पहुंचता है, वो प्रोसेस केशकात्व कहा जाता था। आप सबको पता है कि जो पौधों में मृदा के माध्यम से जो वाटर सप्लाई होती है वो केशिका जल के माध्यम से होती है। कौन से जल के माध्यम से, तो आप बताओगे केशिका जल के माध्यम से होती है। तो आपका बी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना? एक बार सब लोग थम्स अप करके बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया। एक बार सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बताएं कि बात समझ में आया कि नहीं आया, बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि खारा जल और स्वच्छ जल कहां पे मिलेंगे। अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि खारा जल और स्वच्छ जल, इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे ऑप्शन ए ज्वारनदमुख दिया है, एस्चुरी जिसको कहते हैं, बी पे डेल्टा दिया है, सी पे गल्फ दिया है और डी पे खाड़ी दिया है। खारा जल और स्वच्छ जल जहां पे मिलता है उस प्लेस को एक्चुअली में क्या नाम दे सकते हैं, तो आप बोलोगे कि डेल्टाई भाग ऐसे हैं जहां पर खारा जल भी होता है, क्योंकि जो डेल्टा बनाती हैं नदियां वो क्या होता है, आपने देखा होगा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप बताओगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। कौन सा है, तो आप बताओगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसमें जब गंगा की शाखा आती है और ब्रह्मपुत्र की शाखा आती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की शाखा मिलती हैं और मिल करके कई पार्टों में डिवाइड हो जाती हैं। प्यारे साथी आपको मैं बता दूं कि ये जल जो है, सागरों का जल भी इन पतली सरिताओं के माध्यम से डेल्टाई क्षेत्रों में प्रसरित रहता है और साथ ही साथ नदियों का जल भी आकर के मिलता है। इस प्रकार से आप देखोगे तो जो खारा जल तथा शुद्ध जल, या जिसको आप लोग मीठा जल भी कह सकते हैं, ये दोनों का मिक्सचर होता है। सबसे बेहतर इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे डेल्टाई क्षेत्रों में।
इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल नीनो क्या है। एल नीनो आप सबको पता है कि एल नीनो जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो प्यारे साथी आप बताओगे स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा का शब्द है एल नीनो क्या है? तो आप बताओगे एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका मतलब है न्यू बॉर्न चाइल्ड ईसा। क्या मतलब है? तो आप बताओगे कि न्यू बॉर्न चाइल्ड ईसा, मतलब जो ईसा मसीह जो बिल्कुल अभी तुरंत पैदा हुआ है उसको एल नीनो बोलते हैं। किसमें? तो आप बताओगे स्पेनिश भाषा में। यहां पे एक बात ये ध्यान रखना है कि जो एल नीनो है एक्चुअल में साहब ये होता क्या है। आपने देखा होगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, आपने किसे देखा होगा? तो आप बताओगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखा होगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास में जो पेरू पड़ता है ना, पेरू पड़ता है। यहां से आप देखोगे किस ओर, तो आपको मिलेगा पैसिफिक में एक और देश मिलेगा जिसको आप लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। तो होगा क्या, पेरू से ऑस्ट्रेलिया की ओर चलने वाली ये गर्म जलधारा है। क्या है भैया? गर्म जलधारा है। और ये गर्म जलधारा क्या कर रही है? तो ये क्या करती है, ये पैसिफिक में प्रशांत महासागर में पेरू के या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से ऑस्ट्रेलिया उनके पश्चिमी तट से और ऑस्ट्रेलिया के किस तट की ओर? तो पूर्वी तट की ओर चलने वाली गर्म धारा है। आप सबको मैं बता दूं कि जब यह गर्म धारा ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचती है तो वहां पे मिलती है ट्रेड विंड, और ट्रेड विंड इस धारा को बहा करके हिंद ओशन में ट्रांसफर कर देती है। जब ये हिंद महासागर में आ जाती है तो हिंद महासागर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और आपको याद होगा जून के महीने में स्थल का भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, सागर का भी टेम्परेचर ज्यादा हो गया। दैट मीन दोनों एरिया में आपको लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह टेम्परेचर ज्यादा है। इसलिए भारतीय मानसून जो है वो डाउन हो जाता है। और इस समय आप सबको मालूम है कि पर्टिकुलर इस टाइम पे आप देखोगे तो आप एल नीनो का प्रभाव देख रहे होगे। आपके यहां मानसून कम आया है, इस बार उतनी वर्षा नहीं हो पाई जितनी वर्षा होनी चाहिए थी। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि एल नीनो इस बार दैट मीन 2023 में भी क्या कर रहा है? तो भारतीय मानसून को प्रभावित कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन एक और बनता है कि एल नीनो भारतीय मानसून के लिए है ऑप्शन ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी कह नहीं सकते, और डी आगे देखा नहीं जाएगा भैया। क्या होगा? तो आप बताओगे कि एल नीनो जो है वो भारतीय मानसून के लिए क्या है? तो आप बताओगे भारतीय मानसून के लिए नुकसानदायक है। बात समझ पा रहे हैं? रेशमा बहुत बहुत स्वागत है भाई, नमस्कार। चलिए तो देखते हैं तो इसका क्या होगा। तो आप बताओगे उष्णकटिबंधीय समुद्री धारा है ऑप्शन ए में, दूसरे में है समुद्री तूफान, तीसरे में उष्णकटिबंधीय केवल लिखा है और टाइफून लिखा है। क्या बताओगे? उष्ण समुद्री धारा है, मतलब गर्म समुद्री धारा है। एल नीनो क्या है? तो आप बताओगे कि एल नीनो एक गर्म समुद्री धारा है। बोलो बात समझ में आई भैया? एक बार सभी प्यारे साथी बताओ कि बात समझ में आई। हाँ बिल्कुल, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर होगा रेशमा, बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार, सपोज दैट ये कोई स्थल खंड है, ये मान लीजिए कोई स्थल खंड है और ये भी कोई स्थल खंड है। ये आपको मैं बना दिया हूं अलास्का। ये क्या बना दिया हूं? अलास्का। अलास्का पे किसका हक है? तो बता दो यूएसए का। ये कौन है? आप बताओ। रूस है, और रूस पे तो रूस का हक है ही भैया। बीच में इधर आपको मिल जाएगा कौन सा? तो नीचे है आपका बेरिंग सागर। कौन सा सागर? बेरिंग सागर। और इस साइड में है आपका चुक्सी सागर। कौन सा सागर? चुक्सी सागर। अब ये दोनों बड़े बड़े सागर हैं। कह रहा है दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण भाग, ये देखो संकीर्ण भाग जो पानी का कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या नाम देंगे? आप बताओगे इसको जलसंधि कहेंगे। क्या कहेंगे? जलसंधि कहेंगे। अंग्रेजी में इसी को स्ट्रेट कहते हैं।
क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे कि अंग्रेजी में इसी को स्ट्रेट कहते हैं। जलसंधि, तो आप ये जो जलसंधि आपके सामने बनी हुई है इसका नाम है बेरिंग जलसंधि। याद कर लेना बेरिंग जलसंधि किसे किसे जोड़ती है, तो आप बता देना कि ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कनेक्ट करती है, और रसिया और यूएसए का अलास्का पार्ट और रसिया का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है उन दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? तो आप बता दोगे ऑप्शन में क्या लिखा है? जल डमरू मध्य लिखा है। जल डमरू मध्य लिखा है भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप बताओगे जल डमरू मध्य। डी ऑप्शन सबके आंसर आए हैं, सबके सही हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, कह रहा भौम जलस्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है। वास्तव में एक समय या वर्तमान समय की यह सबसे बड़ी समस्या है साथियों, कि जो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड लेवल पे वाटर जो है वो गिरता जा रहा है, और इसके लिए समय समय पर सरकार के द्वारा अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल नहीं होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल भी क्या होता है, आप देखोगे तो पानी रिस रिस के जो है धरती धरातल के अंदर जाता है, लेकिन जितनी मात्रा में उसकी खपत है, जितना उसको जरूरत है, क्या उतनी मात्रा में जा रहा है? तो आंसर आएगा सर नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो इसके लिए फिर हमको कुछ मैन मेड प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत कौन देता है? तो आप बताओगे कि ये जरूरत शुरू हुई, ये जरूरत सरकार के द्वारा प्रयास किया जाने लगा, गड्ढे बनाए जाने लगे, उन गड्ढों में जल भर जाता था, बारिश के पानी को क्या किया गया? कंटेन किया गया। अब जब बारिश का पानी इसमें कंटेन हुआ तो ये रिस रिस के अंदर की तरफ जाने लगा। ऑप्शन कह रहा है भौम जलस्तर का पुनर्भरण किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन ये है वर्षा की मात्रा पर। चलो एक बात तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वर्षा की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, करेगा, लेकिन और ऑप्शन पढ़ ले, उस क्षेत्र के उच्चावच पर, उस क्षेत्र की वनस्पति पर, या अंतःश्रवण की मात्रा पर। और अगर मैं देखूं इसका तो सबसे बेहतर जवाब क्या होगा? अंतःश्रवण की मात्रा। जो ये गड्ढे बना करके जल को कंटेन किया जाता है, इसी को अंतःश्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताओगे इसी को अंतःश्रवण कहा जाता है। तो ये डिपेंड करेगा अंतःश्रवण की मात्रा पर, इसलिए इस प्रश्न का जवाब 5 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हां, सबके जवाब आए हैं भाई 5 के डी। चलिए एक बार भाई सेशन को सब लोग जोरदार तरीके से शेयर भी करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप, ध्यान दीजिएगा, आप सबको मालूम है, अगर मैं थोड़ा इधर आपको छोटे से मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए कौन? तो आप बताओगे ये तो हमारा छोटा सा अफ्रीका है। अफ्रीका में ये मेडिटेरियन सी और ये यूरोप का अदर पार्ट है। अब ये पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र है, आप सबको मालूम है ये ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है। इधर से चलती है गल्फ स्ट्रीम धारा। कौन सी धारा चलती है? गल्फ स्ट्रीम धारा चलती है। और आपको मैं बता दूं ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये बहुत ही गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। और प्यारे साथी आपको मैं बताऊं जब ये पहुंचती है कहां पे, तो आप देखोगे ये पहुंच जाती है ब्रिटेन के पास में, लंदन बंदरगाह। यद्यपि कि आप देखोगे ये बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में स्थित है। लंदन बंदरगाह कहां पर है? तो आप बताओगे लंदन बंदरगाह ठंडे क्षेत्रों पर है। फिर भी ये वर्ष भर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल होता है। उसका कारण है ओनली और ओनली कौन सा? तो आप बताओगे गल्फ स्ट्रीम करंट। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है, शशि कुमार जी कह रहे हैं गुड इवनिंग भाई, बहुत बहुत स्वागत है।
तो जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये क्या करती है, यही धारा क्या करती है, तो पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है, बर्फ पिघल जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो आंसर क्या लगाओगे, लैब्राडोर धारा कैसी है, तो आप बताओगे ठंडी धारा है। कनारी 6 माह जो है ठंडी रहती है, 6 माह ठंडी रहती है, 6 माह गर्म रहती है, 6 माह गर्म रहती है। एक्चुअल में कनारी को ठंडी धारा के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। उत्तरी विषुवतीय धारा तो नहीं है, लेकिन ये वैसे गर्म धारा है, उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा है, लेकिन इसके कारण नहीं, एक्चुअल में गल्फ स्ट्रीम के कारण क्या होता है, तो आप बताओगे गल्फ स्ट्रीम के कारण आप देखोगे गल्फ स्ट्रीम के कारण जो है पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र क्या होता है, तो आप बताओगे कि तापमान वहां पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। आप सबको ऑस्ट्रेलिया याद आता होगा, ऑस्ट्रेलिया याद आता होगा, और नहीं याद आता हो तो याद आना चाहिए भैया, ऑस्ट्रेलिया याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये आपको ऐसे ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखेगा, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है। यहां पर आपको मिलेगा कौन सा, एक सागर, इधर आपको पापुआ न्यू गिनी देखने को मिलेगा। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ये कौन है आप बताओगे, पापुआ न्यू गिनी है, और इधर आपको मिलेगा अराफुरा सागर मिलेगा, और इधर आपको मिलेगा कौन सा, तो आप बताओगे कोरल सी मिलेगा, कोरल सागर मिलेगा। और इसी कोरल सागर में ये भैया 2700 किलोमीटर की एक बहुत ही लंबी, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल का विस्तार यहां देखने को मिलता है, और इसी का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है, तो आप बताओगे ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कैसी है, तो आप बताओगे ये प्रवाल अर्थात मूंगा के द्वारा बनी हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर प्रवाल क्या है? जितने भी साथियों को पता है एक बार जरा कमेंट करके बताओ प्रवाल क्या है। और सेशन को भाई जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर दो, आप सब लोग जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर दो। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त समझाते हुए चलूंगा। चलो बताओ प्रवाल है क्या, एक्चुअल में प्रवाल है क्या? आप सबको मालूम है कि प्रवाल क्या है। प्रवाल एक्चुअल में होता क्या है कि एक जंतु पाया जाता है जिसको मूंगा कहते हो, आप लोग मूंगा कहते होगे ना। अच्छा, बारिश होती होगी तो अपने भी क्षेत्र में, आप मैदानी क्षेत्रों में भी एक शंख के आकार का पीला पीला जीव देखते होंगे, ऐसे मुंह छूछ निकाल के ऐसे लटकते हुए टहलते हुए देखा होगा आप सबने, देखा कि नहीं देखा है? वो एक्चुअल में कोरल सी होते हैं। इन कोरल पे इनकी जो शंख के आकार की जो त्वचा होती है, या इसको कह लीजिए खोल होता है, इस खोल पे सागरीय क्षेत्रों में एक शैवाल पाई जाती है जिसका नाम है जुक्सा थलाई। कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो आप बताओगे जुक्सा थलाई नामक शैवाल पाया जाता है। और इस जुक्सा थलाई नामक शैवाल पर होता क्या है, ये शैवाल जो है उनके खोल पे लगी रहती है। ये शैवाल फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है तो अंदर का कोरल क्या है, वो जीवित रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश सपोज दैट ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रहा है, अभी सपोज दैट किसी पार्टिकुलर एरिया में तेल का रिसाव हो जाए, जैसा कि आपने अभी हाल ही में पढ़ा था कि जो आपका मॉरिशस के पास में जो अड्डू अटाल था, वहां पर जापान के एक जहाज का तेल रिसाव हो गया और बहुत सारे कोरल मर गए, क्योंकि अड्डू अटाल जो है वो भी कोरल के द्वारा ही बना हुआ है। भारत का लक्षद्वीप भी कोरल के द्वारा बना हुआ है, और ये वाला क्षेत्र तो है ही। तो ये जुक्सा थलाई क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जुक्सा थलाई शैवाल प्रवाल के ऊपर कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो आप बताओगे जुक्सा थलाई शैवाल पाया जाता है। तो जब ये शैवाल ग्लोबल वार्मिंग के कारण या किसी भी डिस्टर्बेंस के कारण जब कोरल को छोड़ देते हैं तो कोरल भोजन नहीं पाता है, मर जाता है। मरता है तो आपस में कई कोरल चिपक जाते हैं और यही एक चट्टान का स्वरूप, एक संरचना बना लेते हैं, जो आपको ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में देखने को मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल चट्टान है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल चट्टान है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? कमेंट करते रहो भाई, बात ये समझ में आया कि नहीं है, बताओ।
क्या बताओगे? कोरल सी बता दोगे यहां पे आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे आपको यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, आगे आपको ऑप्शन मिलेगा, आगे ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑस्ट्रेलिया एक तरफ देश का नाम दिया है, दूसरी तरफ स्थानीय पवन का नाम दिया है भैया। एक तरफ देश का नाम है और दूसरी तरफ स्थानीय पवन का नाम है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा चलती है? तो आप बताओगे विली विली चलती है। कौन सी हवा चलती है? तो आप बताओगे विली विली चलती है। यह उष्णकटिबंधीय तूफान का भी रूप ले लेता है। चीन में मैंने बताया था टाइफून है, फ्रांस में मैंने बताया था मिस्ट्रल है, और वेस्ट इंडीज एक्चुअली में कैरिबियन क्षेत्र का देश है भैया, कैरिबियन सागर का द्वीप है। तो जहां पे हरिकेन आता है वही पूरा क्षेत्र वेस्ट इंडीज वाला है, तो ये पूरा कैरिबियन सागर में आता है। ऑप्शन मैच कराओगे तो A2 है भाई, A2, B3, C4 और D1। आपको 2 3 4 1 देखने को मिलेगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 ए ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ए ऑप्शन में आपको क्या है? तो आप बताओगे A2, B3, C4। बिल्कुल बिल्कुल जेके, बिल्कुल 100%, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? एक्चुअल में ज्वारनद मुख है क्या? आप कैसे समझेंगे ज्वारनद मुख? देखो, नदियां जो है या तो डेल्टा बनाती हैं या तो एस्चुरी बनाती हैं, जिसको आप लोग ज्वारनद मुख कहते हो। एक्चुअल में होता क्या है कि जहां पर वो ऐसे सागर तटीय क्षेत्र जो समुद्र तल में धंसे हुए हैं, तो वहां पर नदियां ऊंचाई से गिरती हैं, और ऊंचाई से गिरती हैं तो आप लोग अपने खेतों में, मैंने एग्जांपल आपको दिया होगा, जब पानी चलाते होंगे पाइप के माध्यम से, तो पाइप का मुंह थोड़ा सा उठा लो, और थोड़ा सा जब मुंह उठा लोगे तो पानी दूर तक फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? और वही स्ट्रक्चर आपको किस रूप में दिखता है? तो आप बताओगे यही स्ट्रक्चर हमको ज्वारनद मुख के रूप में दिखता है। बोलो, बात क्लियर है? यही स्ट्रक्चर किस रूप में दिखता है? तो ज्वारनद मुख के रूप में दिखता है। जेके का आंसर सबसे पहले आ गया है भैया, 9 का बी आंसर आ रहा है, 9 का बी आंसर आ रहा है। तो भारत में ताप्ती और नर्मदा नदी ऐसी हैं जो क्या बनाती हैं? ये ज्वारनद मुख, दैट मीन एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और ये दोनों भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। ऊपर आपको विंध्य पर्वत देखने को मिलेगा, नीचे आपको सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलेगा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में आपको नर्मदा नदी बहती मिलेगी, सतपुड़ा, महादेव और गाबिलगढ़ के बीच में आपको क्या बहती मिलेगी? तो आप बताओगे ताप्ती बहती मिलेगी, और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। दोनों डेल्टा ना बना करके दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल रेशमा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। किसका प्रतिरूप है? शीतोष्ण वनों का, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का, सवाना की, गुल्म भूमि की। आपको एक बहुत ही सिंपल बात बता दूं भैया मेरे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। वो क्या है? आपको समझना यह है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में मिलती है, आपका आंसर होना चाहिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। व्हाई? अगर यहां पे जुड़े, क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज इस पर्टिकुलर एरिया में जबरदस्त रेनफॉल है। रोज आप देखोगे दोपहर के टाइम 2 बजे रोज संवहनीय कन्वेंशनल रेनफॉल आपको यहां पे देखने को मिलता है, जब रोज दोपहर के 2 बजे बारिश होता है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा है यूपीपीसीएस ने कि बारिश कितने बजे होती है भूमध्य रेखा पे? आंसर बताना, 2 बजे बारिश होती है। कौन सी? तो बताना संवहनीय वर्षा होती है। और इस वर्षा के माध्यम से देखोगे कि यहां पर जैव विविधता अधिक होती है पर्टिकुलर एरिया में, हालांकि टेम्परेचर ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। प्रवाल भित्तियों पे भी बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। इस कारण से इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के कंपैरिजन में इस प्रवाल भित्तियों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है भैया। बात समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में जो प्रवाल हैं, प्रवाल कहां पर डेवलप हो सकते हैं? तो आप बताओगे
30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ही डेवलप हो सकते हैं, इसके ऊपर नहीं बनेंगे, इसके ऊपर कोरल डेवलप नहीं हो पाएंगे। नेचर ने इनको कहा ही नहीं है कि तुम वहां जाओ, ठीक है, इसके ऊपर या नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर तो लगा ही लिए थे ना? हाँ, आंसर लगा लिए थे भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? कोई बात नहीं। दो सागरों अथवा जलाशयों, चाहे दो सागर हो चाहे दो जलाशय हो, इसको जोड़ने वाली जो सकरी पट्टी होती है भैया, उसको क्या कहा जाता है? इसी को चाहे आप जल डमरू मध्य कह लें, चाहे आप जल डमरू मध्य कह लें, चाहे आप इसको जल संधि कह लें, चाहे आप इसको स्ट्रेट कह लें, बात एक ही है, बात एक ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल डमरू मध्य हो जाएगा, जल डमरू मध्य। 11 का बी आंसर, बिल्कुल जेके रेशमा सबके आंसर सही हैं, 11 का बी होगा, 11 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है महासागरों के, पानी उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा आराम से। आंसर करो भाई, 12वें का जवाब आना चाहिए। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि महासागरों के तटीय भाग में, अच्छा, महासागर का तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों, अच्छा ये पार्ट तो है महाद्वीप का, लेकिन ये महासागरों के साथ लगा हुआ है, तो आप इसको क्या बताओगे? आप इसको महाद्वीपीय ढाल बोलोगे। क्या बोलोगे आप? एक मिनट भाई, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है, महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप बताओगे, इसका आंसर आप क्या बताओगे? इसका आप स्थल संयोजन बता सकते हो आंसर। इसका आप आंसर क्या बताओगे? महाद्वीपों का मुख्य भाग मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? इसको आप महाद्वीपीय ढलान बोलेंगे, बिल्कुल सही है, महाद्वीपीय ढलान बोलेंगे, महाद्वीपीय ढलान बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी विशाल झरने की तली में, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, कारण पूछा है आपसे। ए कह रहा है गिरता हुआ पानी सूर्य की तुलना में अधिक होता है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। तीसरा कह रहा है कि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और चौथा कह रहा है नदी तल के सैलों में ऊष्मा निकलती है। एक्चुअल में कह रहा है कि किसी विशाल झरने की तली, तो जब तली की बात कर रहा है तो हम भी तली की ही बात करेंगे। पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलती है, अधिक स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 का सी नहीं होगा भाई अशोक, 13 का सी नहीं होगा भाई मेरे, बी होगा। तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा मिलती है। जो तली का पानी होता है भैया तेज बहता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, बात समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा
अच्छा नहीं है, पूछा है भाई। ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। कैलिफोर्निया की करंट, क्यूरोसियो, देखो कैलिफोर्निया की करंट भी ठंडी है, ओयोसियो भी ठंडी है, ये जापान के पास में चलती है। कैनारी धारा अफ्रीका के तट पे चलती है, इसको भी ठंडी धारा के ही अंतर्गत कंसीडर करते हैं। क्यूरोसियो जो है ये गर्म धारा है। प्यारे साथी आपको मैं बता दूं कि जापान का जो ऐसे तट है ये आपको मिलेगा होक्काइडो। कौन मिलेगा? होक्काइडो। उसके नीचे ये होन्शु, होन्शु के नीचे शिकोकू और शिकोकू के नीचे क्यूशु। शिकोकू के नीचे कौन? तो आप बताओगे क्यूशु। एक बात आपको बता दूं कि बीओ में, आरओ में और यूपीपीसीएस में, ठीक है, तीनों में, अपर सबऑर्डिनेट में, तीनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको क्रम से लगा दीजिए। इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दिया है। ये तीनों में क्वेश्चन पूछा है। सबसे ऊपर होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। और आपको मैं बता दूं कि यहीं पर आप देखोगे नीचे से चल रही है आपकी क्यूरोसियो। क्या चल रही है? क्यूरोसियो चल रही है। ऊपर से आ रही है आपकी ओयोसियो। कौन सी आ रही है? ओयोसियो। तो जो ओयोसियो है और क्यूरोसियो, ओयोसियो ठंडी है भैया, क्यूरोसियो गर्म है। जैसे दोनों मिलते हैं यहां पे ग्रेड बैंक बनता है। क्या बनता है? ग्रेड बैंक बनता है। खूब धुंध छा जाता है, खूब धुंध छा जाता है। आप सपोज दैट जब गर्म जल में ठंडा जल मिलाओगे तो वेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा और खूब जो है धुंध छा जाता है। इस कारण से इस पर्टिकुलर एरिया में मछली पैदावार बहुत अधिक होता है। मछली पैदावार बहुत अधिक होता है। तो आंसर क्या बताओगे इसमें? क्यूरोसियो बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर। ऐसा कौन सा महासागर है जो एशिया को भी छूता है और भैया किसको छूता है? तो आप बताओगे अमेरिका को भी छूता है। बात समझ रहे हैं? तो एशिया और अमेरिका को कौन छू रहा है? क्या अटलांटिक छूता है? बोलोगे नहीं छूता है। अंटार्कटिक भी नहीं छूता, हिंद ओशन भी नहीं छूता। कौन छूता है? आप बताओगे प्रशांत। कौन छूता है भैया? तो आप बताओगे जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट बनता है तो इस पार्टिकुलर एरिया में एशिया पड़ता है, इधर प्रशांत है और इधर भी प्रशांत है क्योंकि धरती गोल है। ऐसा हम लोगों को बचपन से ही बताया गया था। ये उत्तर अमेरिका है भैया। कौन सा है? तो आप बताओगे उत्तर अमेरिका। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। बात क्लियर है ना? हाँ, डी आंसर होगा भाई जेके, बिल्कुल डी आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? पैसिफिक हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महासागर धारा, निम्न में से कौन सी महासागर धारा हाँ, तो देखेंगे कि कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, बी ब्राजीलियन करंट, सी पेरू की धारा और डी कैनारी धारा। आपसे 4 ऑप्शन पूछा गया है। कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? प्यारे साथी आपको बताओ कि ये जो पेरू की धारा है, पेरू की धारा के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता दूं। ये एक्चुअल में है तो ये क्षेत्र कहां पे? तो आप देखोगे पेरू पड़ेगा आपको उष्ण कटिबंध में, ट्रॉपिकल जोन में। लेकिन क्या देखने को मिला? यहां पर देखने को यह मिला कि यह क्षेत्र ठंडा है, यहां की जलवायु ठंडी है। बड़ा अचंभित थे लोग कि बगल में गर्मी और हमारे यहां ठंडी, तो ऐसा कैसे? तब इसका रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट गए वहां पर और उन्होंने देखा था। तब उन्होंने बताया कि इस पेरू की धारा के कारण जो एक ठंडी धारा है यह दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है और इसी कारण से यहां पर क्या देखने को मिला? तो आप बताओगे इसी कारण से यह पार्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट जो है वो ठंडी है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? यह प्रशांत महासागर में चलती है।
पैसिफिक में चलती है। कहां चलती है? प्रशांत महासागर में चलती है, पैसिफिक में चलती है। इस कारण से ये कौन सी है? तो आपको मालूम है कि ये कहां पाई जाती है? तो महाधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? बहिर्विष्ट भूमि का मतलब क्या है? कि समुद्र में जो बाहर की तरफ निकला हो। बताओ, तीन तरफ जो जल से घिरा है समुद्र में, यह बहिर्विष्ट है कि नहीं है? आप बोलोगे है, तो इसे ही तो प्रायद्वीप कहते हैं भैया। क्या बोलते हैं इसको? तो आप बताओगे इसे ही प्रायद्वीप कहा जाता है। मतलब आंसर आप क्या बताओगे? आंसर बताओगे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको प्यारे साथी? आप बताओगे इसी को प्रायद्वीप कहते हैं। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है, तो आप बताओगे प्रायद्वीप कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप बताओगे प्रायद्वीप कहलाती है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? तो आप बताओगे प्रायद्वीप कहलाती है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप सबको मालूम है कि ये आपको कौन दिख रहा है? तो आप पहचान के बताओ हमको, कौन सा कॉन्टिनेंट बन रहा है भैया? कौन सा कॉन्टिनेंट बन रहा है? सभी प्यारे साथी इसको पहचान के बताएंगे। सभी साथी इसको पहचान के बता देंगे कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट बना। आप बताओगे ये तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये पैसिफिक दैट मीन प्रशांत महासागर है, और ये वाला आपको अटलांटिक महासागर दिखेगा। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। आपको बता दूं साथियों, इस प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ने की काम बहुत दिन से, क्योंकि जो उत्तर अमेरिका का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र था, उसको अगर पूर्वी तटीय क्षेत्र पे आना हो तो बहुत लंबी स्थलीय सीमा पार करना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत लगता था। इस कारण से यह प्रायः विचार बनाया गया कि क्यों ना इसके बीच में नहर बना दी जाए, और नहर बन भी गई। नहर बनी कौन सी? आप देखोगे कि इसी भैया इसी पास में क्या किया गया? एक नहर बनाया गया जिसको नाम दिया गया है कौन सा? आप बताओगे पनामा। कौन सा? पनामा। यहां पे पनामा अस्थमस था, पनामा अस्थमस को काट करके पनामा नहर बना दिया गया, और पनामा नहर जो है वो क्या करती है? तो आप बताओगे पैसिफिक को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पैसिफिक को, प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बताओगे पनामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्राजीलियन करंट के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? ब्राजीलियन धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अटलांटिक अपवाह, बी प्रतिविश्वतीय अपवाह, सी प्रतिविश्वतीय अपवाह। अच्छा, 2 बार दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलने को क्या कहते हैं? जब ब्राजीलियन करंट प्यारे साथी किधर चलती है? पूरब की ओर चलती है। जब ब्राजीलियन करंट पूरब की ओर चलती है तो यही क्या कही जाती है? तो यह दक्षिणी अटलांटिक की धारा या दक्षिणी अटलांटिक अपवाह कहा जाता है। ब्राजील की धारा जब पूर्व की ओर चलती है तो इसे क्या नाम दिया जाता है? आप इसको बताओगे कि यह ब्राजीलियन या दक्षिणी अटलांटिक अपवाह कही जाएगी भैया, क्योंकि इसका पैटर्न जब पूरब की ओर बढ़ता है तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाता है, तो आप बता सकते हो कि दक्षिणी अटलांटिक अपवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरा झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरा झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड अचानक फूटती है। अरे ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही जबरदस्त। आपको मैं बता दूं, ये भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। जब पहली बार ये देखी गई, हुआ क्या प्यारे साथी कि झीलों से अचानक जो है कार्बन के बबल्स निकलने लगे, और इसका रिजल्ट क्या मिला कि जो पार्टिकुलर, मान लीजिए किसी झील में जो इस घटना हुई, उसमें क्या देखा गया कि बहुत सारे जो जानवर, जो मछलियां थी या जो और जानवर थे, उनका दम घुटने लगा, उनकी मृत्यु हो गई, और इस कारण से इसका नाम जो है लिम्निक घटना रखा गया है। क्या रखा गया है? इसका नाम जो है लिम्निक घटना रखा गया है। क्या रखा गया है इसका नाम? तो आप बताओगे लिम्निक रखा गया है, लिम्निक रखा गया है भैया।
नेक्स्ट कह रहा है हिमनद का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद का पिघलना क्या है? सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा हिमनद कहां पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड में नहीं, हिमालय में नहीं, दक्षिणी ध्रुव में, हाँ भैया दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं भैया। सबसे ज्यादा हिमनद साउथ पोल पे पाए जाते हैं, साउथ पोल पे मिलते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? आपसे पूछा है प्यारे साथी, आपको मैं बता दूं अटलांटिक महासागर में ही एक पार्टिकुलर क्षेत्र में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सार्गैसम। क्या नाम है? तो सार्गैसम नामक घास पाए जाने के कारण इस पार्टिकुलर ये ऐसा सागर है जिसका कोई अपना तट नहीं है भैया। ये सागर में सागर है। सार्गेसो सागर क्या है? तो आप बताओगे सागर में सागर है, इसका अपना कोई तट नहीं है। मतलब सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? आप बताओगे अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस महासागर में है भैया? तो आप बताओगे हाँ 22 का ए बिल्कुल जेके, बिल्कुल 22 का ए बिल्कुल 100% सार्गेसो। अच्छा, अगर पूछ ले कि सार्गेसो का नाम सार्गेसो क्यों पड़ा, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि सार्गैसम नामक घास पाई जाती है। किस पार्टिकुलर एरिया में सार्गैसम नामक घास पाई जाती है, इस कारण से सार्गेसो का नाम सार्गैसम पड़ा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जलडमरू या मध्य या स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ऑप्शन ए बास, ऑप्शन बी बाबल जलमंडेव, सी पाक और डी बेरिंग। प्यारे साथी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा और नीचे ये तस्मानिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और इसके नीचे ये देश तस्मानिया है और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये प्यारे साथी बास जल संधि है। कौन सा है? तो आप बताओगे बास जल संधि है। कौन सा जल संधि है? तो आप बताओगे बास जल संधि है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बास जल संधि। नहीं, ए नहीं, बी नहीं, ए ही होगा। बाबल मंडेव की बात करें, बाबल मंडेव की बात करें तो आप देखोगे कि अगर मैं ये अफ्रीका बनाऊं आपको, यहां से अगर मैं ये आपको अफ्रीका बना के दूं तो ये आपका लाल सागर है। ये कौन सा है? लाल सागर है। प्यारे साथी, यहां पर अदन की खाड़ी है और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है बाव अल मंडेव जल संधि। कौन जोड़ती है? तो आप बताओगे बावल मंडेव जोड़ती है और बावल मंडेव जो है इसको आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताओगे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहते हैं, गेटवे ऑफ टीयर्स कहा जाता है। आंसुओं का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मध्यकाल में अरब व्यापारी व्यापार करते थे इस रास्ते से, तो यहां पर आप हार्न ऑफ अफ्रीका पे एक देश पाओगे सोमालिया, और यहां के लोग बड़े पक्के लुटेरे थे भैया, बड़े पक्के लुटेरे थे। तो ये क्या करते थे? सागरों में अपनी बोट लगा के रखते थे और कोई विदेशी जहाज गुजरती थी तो उसको लूट लेते थे इसका, और उनको मार भी देते थे। तो जब मार देते थे तो बताओ घर वालों को दुख होगा कि नहीं होगा? वो बंदा जिसको मारा जाएगा वो भी तो रोएगा, तो आंसू निकलेगा, तो गेटवे ऑफ टीयर्स कहेंगे, आंसुओं का द्वार कहेंगे। किसको? आप बताओगे बाबल मंडेव को। बाबल। बाकी पाक जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। बेरिंग प्यारे साथी रूस और यूएसए के बीच में है। रूस और यूएसए को क्या करती है? अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी, अभी तक जल जोड़ा था, अब स्थल जुड़ेगा। ये मान लीजिए स्थल है, ये स्थल है और यह भी स्थल है, यह भी स्थल है। अगर ये किसी पतले भाग से जुड़ रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसी को स्थल डमरू
मध्य कहते हैं। क्या कहते? स्थल डमरू मध्य कहते। अंग्रेजी में अस्थमस बोलते हैं भैया, और हिंदी में स्थल संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बताओगे कि हिंदी में स्थल संधि भी बोलते हैं, स्थल डमरू मध्य भी बोलते हैं, अस्थमस भी बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 24 क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। और अंतिम आज का 125वां कह रहा है विच्छेदक मतलब अलग अलग करने वाला। विच्छेदक नदी के घुमाव, वाह वाह, मतलब जो नदी लहरा के बलखा के चल रही है से बनी झील। अब अगर ये बलखा के चल रही थी, फिर इसको मन कहा कि नहीं अब मैं सीधी चलूंगी, तो ये सीधी चलने लगी। अब इधर वाले पर्टिकुलर एरिया में इसने छोड़ दिया ना। अब बताओ, ये बैल आपने देखा होगा, बैल जब अपना पैर रखता है तो कैसा, इसी तरह का तो स्ट्रक्चर बनता है। इसी कारण से इसको ऑक्स बोलैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्स बोलैक, या इसी को हिंदी में गोखुर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे कि इसी को हिंदी में गोखुर झील कहते हैं। कौन बनाया? तो आप बताओगे नहीं, कटोराकार नहीं होगा रेशमा, सी होगा 25 का। 25 का आंसर क्या होगा? ऑक्सबो लैक हो जाएगा, ऑक्सबो झील हो जाएगा, ऑक्सबो झील हो जाएगा। बात समझ में आया? सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताएं, लेकिन एक